मेरा नाम फहद है और मैं कराची के एक छोटे अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ, जहाँ दिन भर खामोशी और मामूल की मसरूफियात चलती रहती हैं और दिल अक्सर तन्हाई के एहसास से भर जाता है। उसी बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर रेहाना आमती रहती थीं, जिन्हें सब मोहल्ले वाले एहतराम से आमती कहते। उनका मिजाज हमेशा नरम और बातचीत में एक अजीब सुकून होता था जो दिल को छू जाता था, मगर हमारे दरमियान ज्यादा तारुफ ना था, बस सलाम दुआ और चंद हल्की बातें ही होती थीं। जब भी सीढ़ियों पर या बाहर बालकोनी के करीब मुलाकात हो जाती थी। आज जुमा था और मैं छुट्टी पर था, इसीलिए कमरा निस्बतन पुरसकून लग रहा था, जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैं चौंक कर फौरन उठ कर दरवाजे की तरफ चला। दरवाज़ा खोला तो सामने रेहाना आमती खड़ी थीं और उनके चेहरे पर मामूल से ज्यादा संजीदगी और थकन नुमाइं नजर आ रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हूँ मगर मुनासिब अल्फाज सोच रही हूँ और हिम्मत जमा कर रही हूँ ताकि बात समझाने में दिक्कत ना हो। इन्होंने आहिस्ता से कहा, फहद बेटा, अगर तुम फारिग हो तो एक बात पूछनी थी, मगर मजबूरा आना पड़ा। मैंने मुस्कुरा कर फौरन कहा, जी आमती फरमाएं, क्या बात है? आप बल्ला झझका पूछे। मैं हाजिर हूँ, जैसा भी मुमकिन हुआ मैं ज़रूर मदद करूँगा, परेशान ना हुए आप, बिल्कुल खलकर अपनी बात बता दें। आहिस्ता आमती ने रुककर सांस लिया और फिर धीरे से बोली, फहद मैं आज अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत चंद दिनों से बहुत ख़राब चल रही है और मुझे अचानक सफ़र करना पड़ रहा है, मगर मेरा सामान कुछ ज़्यादा है और अकेली जाने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, इसलिए सोचा तुमसे मदद मांग लूँ। मैंने फ़ौरन कहा, आमती ये कैसी बात है, आप चले, मैं मौजूद हूँ, हर तरह आपके साथ रहूँगा, परेशान बिल्कुल ना हूँ। मैंने अपना मोबाइल और ज़रूरी सामान उठाया और आमती के पीछे बाहर आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रही थीं और मैंने उनका बड़ा सूटकेस थाम लिया, जिस पर इन्होंने शुक्रिया अदा किया, मगर मैं ने हंसते हुए कहा, आमती आप अपनी ही समझी, बिल्कुल। हम दोनों नीचे पहुँचे तो टैक्सी मौजूद थी और आमती ने बैठते हुए गहरी सांस ली, जैसे घर की जिम्मेदारी से लम्हा भर सुकून मिल गया हो और दिल हल्का हो गया हो। आहिस्ता मैंने महसूस किया उनकी आंखों में थकन भी थी और गौर करने पर उदासी भी छपी हुई मालूम होती थी, मगर वो खामोश रहीं। रास्ते में मैंने पूछा, आमती सब ठीक है? आप परेशान लग रही हैं, कोई बात है तो मुझे बताएं। वो चंद लम्हे मुझे देखती रहीं, जैसे फैसला कर रही हूँ कि बात करनी चाहिए या शायद दिल अभी तैयार नहीं, मगर फिर बोली, फहद अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं दिल में बहुत घबरा रही हूँ, इसीलिए सफ़र मुश्किल लग रहा था, मगर जाना ज़रूरी था, इसलिए निकल पड़ी हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो और पहुँच जाऊँ। मैंने कहा, आमती आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, और मैं आपके साथ हूँ, आपका सफ़र आसान होगा, आप बस मुतमईन रहें। आंटी ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुम ने दिल हल्का कर दिया। हम बस अड्डे पहुँचे तो मैंने आंटी का सामान उठाकर बस तक पहुँचाया और आंटी बार बार कहती रही, फहद बस में खुद ले लूँगी, मगर मैं ने हंसते हुए कहा, आंटी अगर मैं ना उठाऊँगा तो मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए रहने दें, आप आराम करें बेहतर। वो पहली बार बेसाख्ता हंसे और उनकी हंसी ने मेरे दिल में एक नरमी सी छोड़ दी, जैसे कोई भारी लम्हा हल्का हो गया हो और फिजा बदल गई हो। हालांकि सफ़र खामोश ही था, मगर दिल मुतमईन महसूस होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बस में हम साथ बैठे तो हुआ कि झौनके आंटी के दोपट्टे को बार बार हिला रहे थे और मैं खामोशी से उनके चेहरे पर थकन और गुमशुदगी देख रहा था, जो शायद बरसों से दिल में जुमा थी। बस आहिस्ता आहिस्ता शहर से बाहर निकल रही थी और आंटी मुसलसल खिड़की से बाहर गुजरते मनाजिर देख रही थी, जैसे अपने ख्यालात में गुम हूँ और कुछ सोच रही हूँ जो शायद लफ्ज़ों में कहना उनके लिए आसान नहीं था। मैं खामोश बैठा रहा, मगर दिल में आंटी की फिक्र बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके चेहरे पर कभी उदासी और कभी थकन साफ नजर आ रही थी, जैसे वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में थक चुकी
हूँ मगर हार नहीं मान रही और सफ़र जारी रखे हुए थी एक मजबूत औरत की तरह जिसे हालात ने खामोश रखा और ज़माने ने जिम्मेदार बना दिया था। चंद लम्हे बाद आटी ने आहिस्तगी से कहा, फहद तुम अपने घर में अकेले रहते हो, क्या मुश्किल महसूस होती है कभी या आदत पड़ गई है तुम्हें इस तन्हाई की? मैंने धीरे से मुस्कुरा कर जवाब दिया, आटी तन्हाई इंसान को मजबूत ज़रूर करती है मगर दिल में कुछ जगह खाली भी छोड़ जाती है जो कभी कभी शिद्दत से महसूस होने लगती है, ख़ास तौर पर रात के वक्त जब शहर सो चुका होता है और खामोशी गहरी होती जाती है। तब इंसान सिर्फ अपने दिल के ख्यालात के साथ रह जाता है और उसी से लड़ रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता आटी ने मेरी बात सुन कर गहरी सांस ली और कहा, हम फहद तुमने सच कहा है, क्योंकि तन्हाई महज खामोशी नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है और कुछ वापस भी नहीं करती, सिर्फ सब्र मांगती है और हौसला चाहती है। मैंने महसूस किया उन के लहजे में छपी उदासी बहुत पुरानी थी, शायद बरसों से दिल में दफन थी और वो उसे जाहिर नहीं होने देती ताकि कोई गलत समझे ना या कोई बोझ महसूस ना करे। उनकी तकलीफ के सामने में खामोश हो गया एहतरामा, क्योंकि कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बल्कि खामोशी से समझ आती हैं। सफ़र कुछ मज़ीद आगे बढ़ा तो आटी के दोपट्टे का किनारा दोबारा मेरे बाजू पर आ गिरा, मगर इस बार मैंने खामोशी से उठा कर उनकी तरफ बढ़ाया। वो हल्की सी झिझक के साथ मुस्कुरा दी और दोपट्टा संभाल कर फिर खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे दिल के अंदर की गुफ्तगू रोक रही हूँ और ख़ुद को मसरूफ़ दिखा रही हूँ। आहिस्ता मैंने हिम्मत करके पूछा, आटी अगर आप परेशान हैं तो मुझे बताएं, शायद मैं मदद कर सकूं या कम अज़ कम सुन तो सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी सुनने वाला होना भी बड़ी नेमत होता है इंसान के लिए। मैंने यही सोचा था कि आटी कुछ कहेंगी, मगर इन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, फहद तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी फ़िक्र हकीकत में दिल को हल्का कर देती है, मगर कुछ बातें वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाती हैं और कुछ हमें बस बर्दाश्त करनी होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी यही सिखाती है कि हर दिख बोल कर नहीं बताया जाता, कुछ सिर्फ महसूस होते हैं हमेशा। बस थोड़ी देर बाद एक छोटा स्टॉप आया और बस रोकी तो मैंने आटी से कहा, पानी ले आऊं आपके लिए? इन्होंने नरमी से कहा, हूँ ठीक है बेटा, लाओ थोड़ा पानी ले आओ। वापस आकर मैंने बोतल देने के लिए हाथ बढ़ाया तो आटी ने मेरा हाथ पकड़कर आहिस्तगी से कहा, शुक्रिया फहद, तुमने वाकई आज मेरा सफ़र आसान कर दिया है, वरना शायद मैं दिल के बोझ के साथ अकेली जाना बहुत मुश्किल महसूस करती। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा बेटा, मैंने एहतराम से जवाब दिया। आटी आप परेशान ना हूँ, मैं हमेशा हाजिर हूँ, जब भी ज़रूरत हो बस बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मुश्किलात में अकेला महसूस ना होने दूँ कभी। आटी की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, मगर इन्होंने फ़ौरन नज़र झुका ली ताकि मैं देख ना लूँ। शायद इन्हें महसूस हो गया था कि लंबे अरसे बाद किसी ने दिल से उनकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश की और उस समझ ने इन्हें थोड़ा हल्का कर दिया था और सुकून बख्श दिया था। आहिस्तगी से सफ़र जारी रहा और शहर के अतराफ़ के मनाजिर बदलते गए, मगर फ़िज़ा में मौजूद खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक ठहरावट थी, जैसे दो लोग एक दूसरे को बगैर कहे समझ रहे हूँ और एक दूसरे की मौजूदगी से कुछ आसान महसूस कर रहे हूँ। अंदर ही अंदर मैंने आटी को देखा, उनके चेहरे पर थकन कम और सुकून ज़्यादा दिखाई देने लगा था, जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता बस हैदराबाद के करीब पहुंची तो आटी सीधी होकर बैठ गई और बोली, फहद घर करीब आ रहा है, तुमने बहुत मदद की, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज का ये सफ़र हमेशा याद रहेगा मुझे बहुत। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आटी बस आप दुआएं दे दी, मैं बस आप का एहतराम करता हूँ, यही मेरी खुशी है, हमेशा रहे। बस रुकी तो मैंने आटी का सामान उतारा और उनके साथ बाहर आया। वो रुकी और बोली, फहद बेटा शुक्रिया, तुमने वाकई आसानी पैदा की, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, आमीन।